प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक वितान भाग 2 के अध्याय 4 में वर्णित एन फ्रैंक द्वारा रचित डायरी के पन्ने का अध्ययन करने जा रहे हैं। डायरी के पन्ने के बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं। एन फ्रैंक की डायरी दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी गई किताबों में से एक है। एन फ्रैंक द्वारा रचित डायरी सबसे ज़्यादा पढ़ी गई किताबों के रूप में मानी जाती है। मूलतः डच भाषा में 1947 में प्रकाशित यह कृति अंग्रेजी में द डायरी ऑफ द यंग गर्ल शीर्षक से 1952 में प्रकाशित हुई। यह सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली डायरी, जिसका शीर्षक है द डायरी ऑफ द यंग गर्ल, इस शीर्षक से यह सन 1952 में प्रकाशित हुई। मूलतः डच भाषा में सन 1947 में यह कृति प्रकाशित हुई थी और 1947 में डच भाषा में प्रकाशित इस कृति को, जिसका शीर्षक है द डायरी ऑफ द यंग गर्ल, इसे 1952 में प्रकाशित किया गया था। इस पर फिल्म, नाटक, धारावाहिक इत्यादि का निर्माण हो चुका है और यह डायरी किसी न किसी वजह से लगातार चर्चा में रही है। जैसा कि यह डायरी दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली डायरी मानी जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने पर हिटलर की नाजी पार्टी ने यहूदी विरोधी प्रदर्शन करना प्रारंभ कर दिया था। नीदरलैंड पर जर्मनी का कब्जा हो गया था। तब फ्रैंक परिवार सन 1942 में अज्ञातवास में चला गया। अज्ञातवास में जाने के बाद ही एन फ्रैंक ने अपनी पूरी कथा इस डायरी में लिखी है। डायरी के पन्ने अब हम पढ़ने जा रहे हैं। डायरी के पन्ने। बुधवार 8 जुलाई 1942। प्यारी किट्टी। यह जो डायरी है, यह एन फ्रैंक ने किट्टी को संबोधित करते हुए लिखी है। जितनी भी बातों के बारे में वह चर्चा कर रही है, अपने हृदय के उद्गारों को प्रकट कर रही है, अपने मन की अभिव्यक्ति कर रही है, अपने मन के विचारों को बता रही है, वह किट्टी को संबोधित करते हुए ही यह सारा विवरण लिख रही है। बुधवार 8 जुलाई 1942। प्यारी किट्टी। ऐसा लग रहा है मानो रविवार के बाद से बरसों बीत गए हों। इतना कुछ हो गया है जैसे पूरी दुनिया ही उलट पुलट गई है। लेकिन जैसा कि तुम देख सकती हो किट्टी, मैं जिंदा हूं। वह किट्टी को संबोधित करते हुए कहती है कि रविवार के बाद से बरसों बीत गए हों, ऐसे लग रहा है। बहुत लंबी समय अवधि जैसे बीत गई हो, बरसों का समय बीत गया हो, ऐसा अनुभव हो रहा है। और इतना कुछ हो गया है जैसे मानो पूरी दुनिया ही उलट पुलट गई हो। लेकिन जैसा कि तुम देख रही हो किट्टी, मैं जिंदा हूं। एन फ्रैंक कहती है, किट्टी, मैं जिंदा हूं। लेकिन यह मत पूछो कि कहाँ और कैसे। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ उसमें शायद ही कोई बात तुम्हारे पल्ले पड़े। साथ ही साथ वह किट्टी को यह भी कह रही है कि मैं जितनी भी बातें, जितना भी घटनाक्रम तुम्हारे नाम से संबोधित करते हुए लिख रही हूँ, तुम्हें बता रही हूँ, हो सकता है कि उसमें से कोई भी बात तुम्हारे पल्ले नहीं पड़े। बात पल्ले पड़ना यानी कोई भी बात हो सकता है तुम्हारी समझ में न आए, पल्ले पड़े। इसलिए मैं तुम्हें शुरू से बताती हूं कि रविवार की दोपहर को क्या हुआ था। क्योंकि एन फ्रैंक इस बुधवार 8 जुलाई 1942 को लिखी हुई चिट्ठी में प्रारंभिक पंक्ति में कहती है कि रविवार के बाद से बरसों बीत गए हो और इतना कुछ हो गया जैसे पूरी दुनिया ही उलट पुलट गई हो। इस प्रकार से मैं तुम्हें शुरू से बताती हूं कि रविवार की दोपहर को क्या हुआ था, किस प्रकार का घटनाक्रम रविवार की दोपहर को घटित हुआ था। 3 बजे थे। हेलो जा चुका था। 3 बजे थे, लेकिन वह दोबारा फिर से आने वाला था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। चूंकि मैं बालकनी में धूप में अलसाई सी बैठी पड़ रही थी, इसलिए मुझे घंटी की आवाज सुनाई नहीं दी। कुछ देर बाद रसोई के दरवाजे पर मार्गोट नजर आई। एन फ्रैंक की बहन का नाम है मार्गोट।
3 बजे थे, हेलो जा चुका था, लेकिन वह फिर से आने वाला था। और उसी दौरान जब यह बालकनी में बैठकर धूप में अलसाई सी बैठी हुई थी, कोई पुस्तक पढ़ रही थी, तो इसे दरवाजे पर बजने वाली घंटी की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ी, इसलिए मुझे घंटी की आवाज सुनाई नहीं दी। कुछ देर बाद रसोई के दरवाजे पर मार्गोट नजर आई। मार्गोट एन फ्रैंक की बहन है। वह बहुत गुस्से में थी। मार्गोट एन फ्रैंक की बहन बहुत गुस्से में थी। पापा को ASS से बुलाए जाने का नोटिस मिला है, वह फुसफुसाई। जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने पर हिटलर की नाजी पार्टी ने यहूदी विरोधी प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। नीदरलैंड पर जर्मनी का कब्जा हो गया था। युद्ध की स्थितियां थी और ऐसी स्थिति में पूरी तरह से डर, भय और आतंक का माहौल था। वह फुसफुसाई, माँ मिस्टर वान दान को देखने गई हुई है। मिस्टर वान दान पापा के बिजनेस पार्टनर है। माँ वान दान को देखने गई है और वान दान उसके पापा के बिजनेस पार्टनर हैं और उनके अच्छे दोस्त हैं। वान दान, मिस्टर वान दान पापा के बिजनेस पार्टनर भी हैं और उनके अच्छे दोस्त भी हैं। मैं अवाक रह गई थी। बुलावा आया है। हतप्रभ सी रह गई थी। अवाक रह जाना, हतप्रभ सा हो जाना। मैं अवाक रह गई थी, मैं हतप्रभ हो गई थी। बुलावा आया है। हर कोई जानता था कि बुलावे का क्या मतलब होता है। यातना शिविरों के नज़ारे और वहां की कोठरियों के दृश्य मेरी आंखों के आगे तैर गए थे। जैसा कि युद्ध का माहौल था और इस युद्ध के माहौल में जितने भी यातना शिविर हैं, वहां के नज़ारे बहुत ज़्यादा दुख और कष्ट से भरे होते हैं, बहुत ज़्यादा भय और आतंक से भरे होते हैं। यातना शिविरों के नज़ारे और वहाँ की कोठरियों के दृश्य मेरी आंखों के आगे तैर गए, आंखों के आगे जीवंत हो उठे। हम अपने पापा को इस तरह की नियति के भरोसे कैसे छोड़ सकते थे? नियति के भरोसे छोड़ना, भाग्य के भरोसे कैसे छोड़ सकते थे? हम उन्हें हरगिज नहीं जाने देंगे। हरगिज से आशय है हम उन्हें बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। मार्गोट ने उस वक्त कहा था जब वह ड्राइंग रूम में माँ की राह देख रही थी। जब मार्गोट ड्राइंग रूम में माँ की इंतजार कर रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी, तब उसने कहा था कि हम पिताजी को हरगिज नियति पर नहीं छोड़ सकते और उन्हें हम किसी भी स्थिति में वहां पर नहीं जाने देंगे। माँ मिस्टर वान दान से पूछने गई है कि हम कल ही छुपने की जगह पर जा सकते हैं। जैसे कि युद्ध की स्थितियां हैं और इन युद्ध की स्थितियों में अपने आप को बचाए रखना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। इस प्रकार से छुपने की जगह पर जाकर अपने जीवन को बचाना, अपनी प्राण रक्षा करना, यह भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। वान दान परिवार भी हमारे साथ जा रहा है। इस प्रकार से वान दान परिवार भी इनके साथ में छुपने के लिए जा रहा है। हम लोग कुल मिलाकर 7 लोग होंगे। इस प्रकार से 7 लोग होंगे, माता, पिता, भाई और बहन, फ्रैंक और इसके अलावा वान दान का परिवार। इस प्रकार कुल 7 लोग होंगे और फिर मौन, शांति छा जाती है। हम आगे बात ही नहीं कर पाए। यह ख्याल कि पापा यहूदी अस्पताल में किसी को देखने गए हुए हैं, माँ के लिए इंतजार की लंबी घड़ियाँ, गर्मी, सस्पेंस, इन सारी चीज़ों ने हमारे शब्द ही हमसे छीन लिए थे। जिस प्रकार की स्थिति थी उसमें हमारी मनः स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि हम कोई भी शब्द बोल ही नहीं पा रहे थे। इन सारी चीज़ों ने हमारे शब्द ही हमसे छीन लिए थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। जैसे ही दरवाजे की घंटी बजी, यह हेलो ही होगा। मैंने कहा था दरवाजा मत खोलो। मार्गोट ने हैरान होते हुए मुझे रोका, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमने नीचे से माँ और मिस्टर वान दान को हेलो से बात करते हुए सुन लिया था। नीचे हेलो ही था जो माँ से और वान दान के साथ में वार्तालाप कर रहा था, बातचीत कर रहा था।
तब दोनों ही भीतर आए और अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। जब भी दरवाजे की घंटी बजती तो मुझे या मार्गोट को उचक कर नीचे देखना पड़ता। पूरी तरह से भय आतंक के साए में यह परिवार जब भी कोई घंटी बजती तो वह पूरी तरह से चौकन्ना रहता, सतर्क रहता। जब भी दरवाजे की घंटी बजती तो मुझे या मेरी बहन मार्गोट को उचक कर नीचे देखना पड़ता कि क्या पापा आ गए हैं। हमने किसी और को भीतर नहीं आने दिया। मुझे और मार्गोट को बाहर भेज दिया गया था क्योंकि वानदान माँ से अकेले में कुछ बात करना चाहते थे। मुझे यानी एन फ्रैंक को और उसकी बहन मार्गोट को बाहर भेज दिया गया था। इसलिए बाहर भेज दिया गया था क्योंकि माँ वानदान और माँ आपस में अकेले में कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहते थे। जब मैं और मार्गोट बेडरूम में बैठे बात कर रहे थे तो उसने मुझे बताया कि यह बुलावा पापा के लिए नहीं बल्कि खुद उसके लिए आया था। जिस बुलावे के बारे में बात हो रही थी, जिस बुलावे की चर्चा हो रही थी, उसके बारे में स्पष्ट किया गया कि वह बुलावा पिताजी के लिए नहीं आया था। पिता को बुलाने के लिए वह बुलावा नहीं था, वह बुलावा तो मार्गोट को बुलाने के लिए था। इस दूसरे सदमे से मैं तो चीखने लगी और जैसे ही यह जानकारी मिली कि यह बुलावा मार्गोट के लिए था, मैं तो पूरी तरह से चीख ही पड़ी। मार्गोट 16 बरस की थी। तय है कि वे लोग इस उम्र की लड़कियों को उनके खुद के भरोसे यहां से भेजना चाहते हैं। जैसा कि मार्गोट की उम्र मात्र 16 बरस की थी और इस उम्र की लड़कियों को वे लोग उनके खुद के भरोसे यहां से भेजना चाहते हैं। लेकिन भगवान का शुक्र है, लेकिन ईश्वर की दया है, वह नहीं जाएगी। माँ ने मुझसे यही कहा था। पापा जब मुझसे छिपने की जगह पर जाने की बात कर रहे थे तो उन्होंने भी शायद यही कहा होगा। अज्ञातवास। अज्ञातवास से आशय है ऐसा स्थान जहां पर निवास किया जाए लेकिन उसकी जानकारी किसी दूसरे को न हो सके। पूरी तरह से छिपकर निवास करना, छिपकर रहने के स्थान को अज्ञातवास कहा जाता है। हम कहां जाकर छुपेंगे? शहर में, किसी घर में, किसी परछत्ती पर, कब, कहां, कैसे? ये ऐसे सवाल थे जो मैं पूछ नहीं सकती थी। हम छुपेंगे कहां, किस जगह पर छुपेंगे? इन सवालों को मैं पूछ नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी ये सवाल मेरे दिमाग में कुलबुला रहे थे। ये सवाल मेरे दिमाग में बार बार उत्पन्न हो रहे थे कि हम लोग कहाँ छुपेंगे, हमें किस प्रकार से रहने के लिए स्थान मिलेगा। ये सारे के सारे प्रश्न बार बार मेरे मस्तिष्क में उभर रहे थे। मार्गोट और मैंने अपनी बहुत ज़रूरी चीज़ें एक थैले में भरनी शुरू की। जैसे कि युद्धकालीन परिस्थितियां हैं, दूसरे स्थान पर जाकर के निवास करना पड़ेगा। अज्ञातवास में रहने के दौरान जो रोज़मर्रा की चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी उनको इन्होंने, मार्गोट ने और एन फ्रैंक ने अपनी बहुत सारी चीज़ें एक थैले में भरनी शुरू की। मैंने सबसे पहले अपने थैले में यह डायरी ठूंसी। इसके बाद मैंने कलर्स, रुमाल, स्कूली किताबें, एक कंघी और कुछ पुरानी चिट्ठियां थैले में डाली। मैं अज्ञातवास में जाने के ख्याल से इतनी अधिक आतंकित थी कि मैंने थैले में अजीबोगरीब सी चीज़ें, यानी जब ये यहाँ से अज्ञातवास के लिए प्रस्थान करने वाले थे उसके पहले, सबसे पहले इसने अपने थैले में वह डायरी डाली जो इसे जन्मदिन पर उपहार स्वरूप में मिली थी। सबसे पहले उसने एक डायरी अपने थैले में रखी। इसके बाद उसने कलर्स रखे, रुमाल रखा, स्कूली किताबें भी उसने थैले में रखी, एक कंघी रखी और कुछ पुरानी चिट्ठियां भी थैले में उसने डाल दी। मैं अज्ञातवास में जाने के ख्याल से इतनी अधिक आतंकित थी, आतंकित होने से आशय है भय से भरी हुई थी, भयभीत थी कि मैंने थैले में अजीबोगरीब, अलग अलग प्रकार की, विचित्र प्रकार की चीज़ें भर डाली। फिर भी मुझे अफसोस नहीं है। मैंने बहुत सारी चीज़ें, अजीबोगरीब चीज़ें जिनकी ज़रूरत पड़ भी सकती थी, ज़रूरत नहीं भी हो सकती थी, उन चीज़ों को भी मैंने मेरे थैले में डाल लिया। फिर भी इन सब चीज़ों को थैले में डालने का मुझे अफसोस नहीं है।
स्मृतियां मेरे लिए पोशाकों की तुलना में ज्यादा मायने रखती है। स्मृतियां, यादें, यादें अधिक महत्वपूर्ण है पोशाकों की बजाय। पोशाकों की बजाय यादें मेरे लिए ज्यादा मायने रखती है, ज्यादा महत्वपूर्ण है। तब हमने मिस्टर क्लीमैन को फोन किया कि क्या वे शाम को हमारे घर आ पाएंगे। मिस्टर वान दान चले गए ताकि मिएप को लिवा ला सकें। मिएप को लाने के लिए मिस्टर वान दान चले गए। मिएप आई और वादा किया कि वे रात को एक बार फिर आएंगी। मिएप आई और उसने फिर से जाते हुए वादा किया कि वह रात को एक बार फिर से आएंगी। वे अपने साथ जूतों, ड्रेसों, जैकेटों, अंडरवियरों तथा स्टॉकिंग्स से भरा एक थैला लेकर गई। इसके बाद हमारे फ्लैट में सन्नाटा छा गया। जो थैले में वस्तुएं डाली गई थी, जिनमें जूते, ड्रेसें, जैकेटें, अंडरवियर्स तथा स्टॉकिंग्स आदि भर करके जो रखा गया था। स्टॉकिंग्स से आशय है पूरी टांगों तक पहनने वाली लंबी जुराबें। ये सब चीज़ों से भरा हुआ एक थैला लेकर के मिएप गई थी। इसके बाद हमारे फ्लैट में सन्नाटा छा गया। पूरी तरह से शांति का माहौल हो गया। हम में से किसी की भी खाना खाने की इच्छा ही नहीं हुई। कोई भी भोजन करने की इच्छा नहीं रखता था। हम में से किसी की भी खाना खाने की इच्छा नहीं हुई। मौसम अभी भी गर्म था और सारी चीजें जैसे हमारे लिए अजनबी होती चली जा रही थी। जैसे ही अज्ञातवास में जाने का विचार चल रहा था और इससे संबंधित योजना पर काम हो रहा था, इस प्रकार से खाना खाने की इच्छा भी नहीं हो पा रही थी। मौसम भी गर्म था और सारी चीजें ऐसे लग रहा था मानो हमारे लिए अजनबी सी होती चली जा रही थी। हमने अपना ऊपर वाला एक बड़ा कमरा 31 बरस के एक विधुर मिस्टर गोल्ड स्मिथ्स को किराए पर दे रखा था। ऊपर वाला जो कमरा था उसे 30 साल के एक विधुर व्यक्ति जिनका नाम था मिस्टर गोल्ड स्मिथ्स, इनको किराए पर दे रखा था। तय था कि उसे उस शाम कोई काम धंधा नहीं था। इसके बावजूद, हमारे कई इशारों के बावजूद, वह रात 10 बजे तक वहीं पर मंडराता रहा। मिएप और जॉन गिएज रात 11 बजे आए। जैसा कि मिएप ने वापस लौटने का वादा किया था, वह रात 11 बजे आए। मिएप और जॉन गिएज रात 11 बजे आए। मिएप 1933 से पापा की कंपनी में काम कर रही थी और इसीलिए पापा के करीबी दोस्तों में थी। मिएप पापा की कंपनी में काम कर रही थी और इसीलिए वह पापा के करीबी दोस्तों में से एक थी। उसके पति जॉन भी पापा के अच्छे दोस्त थे। मिएप भी पापा की अच्छी दोस्त थी। एक बार फिर जूते, स्टॉकिंग्स, अंडरवियर और किताबें मिएप के गहरे बैग और जॉन की जेबों में गायब हो रही थी। और सारी वस्तुएं और सारी चीजें जिनकी हो सकता है कि आवश्यकता पड़ती, इस प्रकार की चीजें थैलों में रखी जा रही थी। यानी जूते, स्टॉकिंग्स, अंडरवियर और किताबें मिएप के गहरे बैग में और जॉन की जेबों में गायब हो रही थी। से आशय यह है कि उसमें रखी जा रही थी। 11:30 बजे वे खुद भी विदा लेकर चले गए। 11 बजे मिएप और उनके पति आए और 11:30 बजे सब सामग्री को व्यवस्थित करने के पश्चात, थैलों में रखने के पश्चात वे वहां से चले गए। मैं बुरी तरह से थक गई थी, फिर भी एक बात मैं अच्छी तरह जानती थी कि यह रात मेरे अपने बिस्तर में मेरी आखिरी रात है। इसके पश्चात तो उन्हें दूसरे स्थान पर जाना ही पड़ेगा। एन फ्रैंक इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से जानती थी कि आज की रात उसके लिए उसके बिस्तर में आखिरी रात होने वाली है। मैं जैसे घोड़े बेचकर सोई। घोड़े बेचकर सोना एक मुहावरा है, यानी बहुत गहरी नींद में सोना।
मेरी नींद अगली सुबह 5:30 बजे मार्गोट के जगाने पर ही खुली। अगली सुबह मार्गोट ने इसे जगाया, तभी इसकी नींद खुली। किस्मत से यह सुबह रविवार की तरह गर्म नहीं थी। दिन भर गर्म बरसात की फुहारें पड़ती रही और इस प्रकार का मौसम इस रविवार को रहा। हम चारों ने अपने बदन पर इतने ज़्यादा कपड़े ले लिए थे मानो हम रात फ्रिज में गुजारने जा रहे हों। कोई व्यक्ति यदि रात फ्रिज में गुजारे तो वह रात में ठंड से बचने के लिए जिस प्रकार से बहुत सारे कपड़े अपने साथ लेता है, अब बहुत सारे कपड़े पहन लेता है, बहुत सारे चादर कंबल इत्यादि से अपने आप को सुरक्षित कर लेता है, इस प्रकार हम चारों ने यानी इन चारों ने ही अपने अपने बदन पर बहुत सारे कपड़े पहन लिए। ये इतने सारे कपड़े साथ ले लिए मानो इनको रात फ्रिज में गुजारनी हो। वजह सिर्फ इतनी सी थी कि हम अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े ले जाना चाहते थे। इन लोगों ने अपने साथ अधिक से अधिक कपड़े ले जाने के लिए अपने शरीर पर ही इन कपड़ों को पहनना ज़्यादा मुनासिब समझा और इस प्रकार से बहुत सारे कपड़े इन्होंने अपने बदन पर ही धारण कर लिए। हम जिस स्थिति में थे उसमें कोई यहूदी व्यक्ति कपड़ों से भरा सूटकेस ले जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। जिस प्रकार की परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों में कोई भी यहूदी व्यक्ति कपड़ों से भरा हुआ सूटकेस लेकर जाने की सोच भी नहीं सकता था। इसलिए इन्होंने अपने खुद के बदन पर ही बहुत सारे कपड़े पहन लिए थे। मैंने 2 बनियानें, 3 पैंटें, एक ड्रेस और उसके ऊपर एक स्कर्ट, एक जैकेट, एक बरसाती, 2 जोड़ी स्टॉकिंग्स, भारी जूते, एक कैप, एक स्कार्फ और इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ ओढ़ पहन रखा था। इस प्रकार से बहुत सारी जीवन के अंदर आने वाली यानी दिनचर्या में काम आने वाली, रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली सामग्री और वस्तुएं इन्होंने अपने साथ में ले ली। अपने शरीर पर इन्होंने बहुत सारे कपड़े भी धारण कर लिए। बहुत सारे वस्त्र धारण करने के अलावा भी बहुत कुछ इन्होंने ओढ़ पहन रखा था। घर से निकलने से पहले ही मेरा दम घुटने लगा था क्योंकि बहुत सारे कपड़े शरीर पर धारण कर लिए थे और उन बहुत सारे कपड़ों को पहनने के कारण इसे ऐसे लग रहा था जैसे इसका दम घुट सा रहा हो। लेकिन किसी को भी परवाह नहीं थी क्योंकि बहुत संकटपूर्ण स्थिति थी। कोई भी एक दूसरे के हालचाल जानने के लिए उत्सुक नहीं था। सभी लोग इस परिस्थिति से मुकाबला करने वाले थे और इस प्रकार किसी को भी परवाह नहीं थी कि मुझसे पूछे, ऐन कैसा लग रहा है तुम्हें, कि ऐन तुम्हें कैसा अनुभव हो रहा है। मार्गोट ने अपने थैले में स्कूल की किताबें ठूंस ली थी और वह अपनी साइकिल लेने चली गई और फिर वह मियप की निगरानी में अज्ञात जगह के लिए रवाना हो गई। मियप जैसा कि पिताजी की मित्र थी, पिताजी के साथ में वह कार्य भी करती थी, उनकी कंपनी में कार्य करती थी और वह उनकी अच्छी मित्र थी। मार्गोट ने अपने थैले में स्कूल की किताबें ठूंस ली थी। मार्गोट की उम्र 16 वर्ष की थी। उसने अपने विद्यालय की स्कूल से संबंधित पुस्तकें अपने थैले में डाल ली थी और वह अपनी साइकिल लेने चली गई थी और उसके बाद में फिर वह मियप की निगरानी में अज्ञात जगह के लिए रवाना हो गई। कुछ भी रहा हो, मेरे लिए तो वह अनजान जगह ही थी क्योंकि मुझे अभी भी पता नहीं था कि हम कहाँ जाने वाले हैं। अज्ञातवास का आशय यही है कि छुपकर निवास करना और किस स्थान पर हम अपना निवास बनाएंगे इसकी जानकारी एन फ्रैंक को नहीं थी। 7:30 बजे हमने भी अपने पीछे दरवाजा बंद किया। मूर्त जे ही एकमात्र ऐसी जीवित प्राणी थी जिसे मुझे गुड बाय कहना था। मूर्त जे ही एकमात्र ऐसी जीवित प्राणी थी जिसको विदा करते समय, जिससे विदा लेते समय गुड बाय कहना था। हमने गोल्ड स्मिथ्स के लिए जो नोट छोड़ा उसके अनुसार बिल्ली को पड़ोसियों के यहाँ छोड़ जाना था। हमने हमारे जो किराएदार थे, जो 30 वर्ष की उम्र के विधुर व्यक्ति थे जिनका नाम गोल्ड स्मिथ्स था, उनके लिए हमने एक नोट छोड़ा, एक संदेश छोड़ा, एक लिखित में संदेश छोड़ा। उसमें यह लिखा हुआ था कि बिल्ली को पड़ोसियों के यहाँ छोड़
जाना था और वे ही अब उसकी देखभाल करने वाले थे। खाली बिस्तरे, मेज पर बिखरा नाश्ते का सामान, रसोई में बिल्ली के लिए सेर भर मीट, बिल्ली के खाने के लिए 1 किलो के लगभग वहां पर मीट रखा गया था, मांस रखा गया था। ये सारी चीजें यही दर्शाती थी कि हम बहुत ही हड़बड़ी में छोड़ छाड़ कर गए हैं। लेकिन इंप्रेशन छोड़कर जाने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं थी। हम तो किसी भी तरह वहां से निकल जाना चाहते थे और कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहते थे, और कोई बात मायने नहीं रखती थी बाकी कल। और इस प्रकार से उसने अपनी डायरी की इन अंतिम पंक्तियों से समापन करते हुए लिखा कि कोई इम्प्रेशन छोड़कर जाने में हमारी दिलचस्पी नहीं थी, हमारी बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। हम तो किसी भी तरह वहां से निकल जाना चाहते थे और कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहते थे, और कोई बात मायने नहीं रखती थी। सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना ही उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बात थी। बाकी कल तुम्हारी एन। और यहां पर इस प्रकार से एन फ्रैंक की यह डायरी का पहला पत्र हम लोगों ने पढ़ लिया है। गुरुवार 9 जुलाई 1942। प्यारी किट्टी। अगला दिन, गुरुवार का दिन 9 जुलाई 1942 को एन फ्रैंक फिर से किट्टी को संबोधित करते हुए यह पत्र लिख रही है। तो आखिर हम चल पड़े। मम्मी, पापा और मैं तेज बरसात में भीगते हुए आए। हम तीनों के कंधों पर बड़े बड़े थैले और शॉपिंग बैग्स थे। बड़े बड़े थैले हमारे कंधों पर थे। खरीदारी के काम आने वाले जो बैग्स होते हैं, जो थैले होते हैं, वे भी हमारे कंधों पर लटके हुए थे, जो अल्लम गल्लम चीजों से ऊपर तक ठूस ठूस कर भरे हुए थे। अल्लम गल्लम से आशय है विभिन्न प्रकार की चीजों से ठूस ठूस कर ये थैले भरे हुए थे। बरसात में भीगते हुए आए मम्मी, पापा और मैं। जो इनकी बहन थी मार्गोट, वो तो पहले ही वहां से चली गई थी मेप के साथ में। और इस प्रकार से मम्मी, पापा और मैं तेज बरसात में भीगते हुए आए। हम तीनों के कंधों पर बड़े बड़े थैले थे, शॉपिंग बैग्स थे और अल्लम गल्लम चीजों से भरे हुए ये बैग ऊपर तक ठूस ठूस कर भरे हुए थे। सुबह सुबह काम पर जाने वाले लोग हमें बड़ी बेचारगी भरी निगाहों से देख रहे थे। ऐसे लोग जो सुबह सुबह काम पर जाते हैं, वे हमें बहुत ही बेचारगी भरी निगाह से देख रहे थे। आप उन्हें देखते ही बता सकते थे कि वे आपके लिए अफसोस कर रहे थे कि वे हमें किसी तरह का वाहन उपलब्ध नहीं करा सकते थे। वे इस बात का अफसोस करते होंगे कि संभवतया हम लोगों के लिए वे किसी प्रकार का वाहन उपलब्ध नहीं करा पाते होंगे, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे थैले थे, हमारे कंधों पर लटके हुए थे और हमारी इस प्रकार की हालात थी। हमारे सीने पर चमकता पीला सितारा सारी दास्तान खुद ही कह देता था। हमारे सीने पर पीला सितारा स्पष्ट रूप से चमकता हुआ दिखाई देता था। जैसा कि हिटलर के शासन में यहूदियों को विवश किया गया था कि वे अपनी पहचान जाहिर करने के लिए पीला सितारा पहने, और इस प्रकार जो पीला सितारा है यह उनकी पहचान को, उनकी दास्तान को खुद ही कह देता था और उनकी पहचान जाहिर हो जाती थी कि यह यहूदी लोग हैं। जब हम गली में पहुंच गए तभी पापा और मम्मी ने धीरे धीरे बताना शुरू किया कि उनकी योजना क्या थी। जब हम गली में पहुंचे उसके पश्चात पापा और मम्मी ने हमें आगे की योजना के बारे में बताना शुरू किया। पिछले कई महीनों के दौरान हम थोड़ा थोड़ा करके जितना भी हो सका फर्नीचर और कपड़े लत्ते फ्लैट से बाहर ले जाते रहे थे। जितनी भी हमारी सुविधा रही उसके हिसाब से हम कपड़े लत्ते और कुछ फर्नीचर हम फ्लैट से बाहर ले जाते रहे थे। यह तय कर लिया गया था कि हम लोग 16 जुलाई को अज्ञातवास में चले जाएंगे। हम ऐसे स्थान पर चले जाएंगे जहां पर हमें छुपकर निवास करना पड़ेगा और इसके लिए 16 जुलाई
की तारीख तय की गई थी। हमने तय किया था कि 16 जुलाई को हम लोग अज्ञातवास में चले जाएंगे। अचानक मार्गोट के लिए बुलावा आ जाने के कारण योजना को 10 दिन आगे खिसकाना पड़ा था। इसका मतलब यही था कि अब हमें कम तैयार किए गए कमरों में ही गुजारा करना होगा। योजना को 10 दिन के लिए और खिसका दिया गया था क्योंकि मार्गोट के लिए बुलावा आ गया था, और इस प्रकार से अब हमें कम तैयार किए गए कमरों में ही अपना गुजारा करना होगा। छिपने की जगह पापा के ऑफिस की इमारत में ही थी। इसे समझ पाना बाहर वालों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए मैं थोड़ा बहुत समझा देती हूँ। जो छिपने की जगह तय की गई थी वह उसके पापा के ऑफिस की इमारत में ही थी, और उसे समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसको स्पष्ट रूप से आसान शब्दों में अब समझाया जा रहा है। इसे समझ पाना बाहर वालों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए मैं थोड़ा बहुत इसे समझा देती हूँ। पापा के ऑफिस में काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा नहीं थे, बस मिस्टर कुगलर, मिस्टर क्लीमेन, मिएप और 23 वर्ष की टाइपिस्ट जिसका नाम बेप बोस्कुइल था। बस ये 4 लोग उसके पापा के कार्यालय में काम करते थे। पापा की जो कंपनी थी उसके कार्यालय में 4 लोग काम करते थे, मिस्टर कुगलर, मिस्टर क्लीमेन, मिएप और 23 वर्ष की टाइपिस्ट जिसका नाम था बेप वोस्कुइल। ये 4 लोग उसके पापा की कंपनी में काम करते थे। उन सबको हमारे आने के बारे में खबर कर दी गई थी, उन सबको हमारे आने के बारे में सूचित कर दिया गया था। मिस्टर बोस्कुइल बेप के पिता 2 और सहायकों के साथ गोदाम में काम करते थे। उन्हें कुछ भी नहीं बताया गया था। इमारत के बारे में थोड़ा सा बता दूं। अब मैं इमारत के बारे में आपको थोड़ा बताने जा रही हूं। तल मंजिल पर बना बड़ा सा गोदाम काम करने की जगह और भंडार घर के रूप में इस्तेमाल होता है। जो तल मंजिल पर बना बड़ा सा गोदाम है, यह काम करने की जगह है और भंडार घर के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसके अलग अलग हिस्से बने हुए हैं। ये हिस्से गोदाम, पिसाई का कमरा वगैरह है। पिसाई का कमरा वगैरह है जहां इलायची, लौंग और काली मिर्च वगैरह पीसे जाते हैं। यह जो हिस्सा है ये गोदाम और पिसाई का कमरा के रूप में है जहां पर इलायची, लौंग और काली मिर्च इत्यादि पीसा जाता है। गोदाम के दरवाजे से ही सटा हुआ एक बाहर का दरवाजा है जो ऑफिस का प्रवेश द्वार है। ऑफिस के दरवाजे के एकदम अंदर की तरफ एक दूसरा दरवाजा है। ऑफिस के अंदर की तरफ एक दूसरा दरवाजा भी है और उसके पीछे सीढ़ियां हैं। सीढ़ियां ऊपर चढ़े तो एक और दरवाजा आता है जिस पर आर पार दिखाई न देने वाले कांच की खिड़की लगी हुई है। गोदाम के दरवाजे से ही सटा हुआ एक बाहर का दरवाजा है जो ऑफिस का प्रवेश द्वार है। ये जो ऑफिस का प्रवेश द्वार है ये गोदाम के दरवाजे से ही सटा हुआ है। ऑफिस के दरवाजे के एकदम अंदर की तरफ एक दूसरा दरवाजा है और उसके पीछे सीढ़ियां हैं। इस प्रकार बहुत ही सुरक्षित स्थान पर ये लोग अपने अज्ञातवास में निवास करने वाले थे। सीढ़ियां ऊपर चढ़े तो एक और दरवाजा आता है जिस पर आर पार दिखाई न देने वाले कांच की खिड़की लगी हुई है। इस पर काले अक्षरों में कार्यालय लिखा हुआ है। यही आगे वाला बड़ा यानी फ्रंट ऑफिस है। ये बहुत बड़ा हवादार और खूब रोशनी वाला कमरा है। दिन के दौरान यहाँ बेप, मिएप और मिस्टर क्लीमैन काम करते हैं। एक छोटा सा गलियारा है जिसमें तिजोरी, कपड़ों की अलमारी और स्टेशनरी की बड़ी सी अलमारी है। एन फ्रैंक अपने पिता के ऑफिस के बारे में इस पत्र में बता रही है। वे कह रही हैं कि इसके कार्यालय, मोटे मोटे अक्षरों में कार्यालय लिखा हुआ है।
यही आगे वाला बड़ा यानी फ्रंट ऑफिस है। ये बहुत बड़ा यानी हवादार और खूब रोशनी वाला कमरा है। दिन के दौरान यहाँ पर बेब काम करती है, मिएप काम करती है और मिस्टर क्लीमैन भी यहीं पर बैठकर काम करते हैं। जो बड़ा कमरा है, हवादार है, यहाँ पर 3 लोग बैठकर काम करते हैं, जिसमें बेप, मिएप और मिस्टर क्लीमैन शामिल हैं। एक छोटा सा गलियारा है। गलियारे से आगे एक छोटा सा सकरा सा रास्ता है, जिसमें तिजोरी रखी है, कपड़ों की अलमारी है और स्टेशनरी की बड़ी सी अलमारी भी रखी हुई है। इस गलियारे के पार एक छोटा सा दम घोंटू अंधियारा कमरा है। एक छोटा कमरा है जिसमें दम घुटता सा दिखाई पड़ता है, अंधेरे से भरा हुआ कमरा है। यह बैक ऑफिस है और इसमें मिस्टर कुगलर और मिस्टर वानदान बैठा करते थे। इसमें मिस्टर कुगलर बैठते थे और मिस्टर वानदान बैठा करते थे। यह बैक ऑफिस है और यह जो बैक ऑफिस है, यह छोटा सा दम घोंटू सा अंधियारा सा कमरा है। अब इसमें सिर्फ मिस्टर कुगलर बैठते हैं। मिस्टर कुगलर के ऑफिस में पैसेज से भी पहुंचा जा सकता है। पैसेज से आशय है छोटे से एक गलियारे से भी इसमें पहुंचा जा सकता है, लेकिन सिर्फ कांच वाले दरवाजे के जरिए, जिसे अंदर से तो आसानी से खोला जा सकता है लेकिन बाहर से इतनी आसानी से नहीं। यानी इसे अंदर से तो आसानी से खोला जा सकता है लेकिन बाहर से इसे आसानी से नहीं खोल सकते हैं। मिस्टर कुगलर के ऑफिस से निकलने के बाद तुम लंबे तंग गलियारे से कोयले वाले गोदाम की ओर बढ़ोगे और 4 सीढ़ियां चढ़ोगे तो तुम अपने आप को प्राइवेट ऑफिस में पाओगे। और इस प्रकार एन फ्रैंक अपने पिता के कार्यालय में, वहाँ के ऑफिस में और वहाँ के कमरे इत्यादि की स्थिति को बताती हुई कहती है कि मिस्टर कुगलर के ऑफिस से निकलने के बाद जब तुम लंबे और तंग गलियारे से कोयले वाले गोदाम की ओर बढ़ोगे तब तुम्हें 4 सीढ़ियां और चढ़नी पड़ेगी। 4 सीढ़ियां चढ़कर तुम अपने आप को प्राइवेट ऑफिस में पाओगी। यह पूरी इमारत का शो पीस है। शानदार महोगनी फर्नीचर, लिनोलियम का फर्श जिस पर कालीन बिछा है, एक रेडियो है, आकर्षक लैंप है। इस प्रकार की यहाँ पर दृश्यावली है। सब कुछ उत्तम दर्जे का और जितनी भी चीज़ें हैं ये बहुत उत्तम दर्जे की है, बहुत ही शानदार गुणवत्ता की है। इसके साथ वाला कमरा बहुत बड़ा रसोई घर है। उसमें पानी गर्म करने का हीटर है, गैस के 2 चूल्हे हैं, साथ में पाखाना है। ये पहली मंजिल का नक्शा है। जो पहली मंजिल का नक्शा है उसमें साथ वाला कमरा एक बहुत बड़ा रसोई घर है। इस रसोई घर में गर्म पानी करने के लिए हीटर उपलब्ध है और गैस के 2 चूल्हे भी लगे हुए हैं। साथ ही यहाँ पर पाखाना भी है। ये पहली मंजिल का नक्शा है। नीचे की सीढ़ियों वाले गलियारे से एक रास्ता दूसरी मंजिल की तरफ जाता है। सीढ़ियाँ खत्म होते ही थोड़ी खुली जगह है और उसके दोनों तरफ दरवाजे हैं। दाईं तरफ का दरवाजा मसाले रखने के स्टोर, अटारी और घर के सामने की तरफ वाली मियानी की तरफ जाता है। इस प्रकार दाईं तरफ का जो दरवाजा है यह दरवाजा मसाले रखने के स्टोर यानी अटारी, अटारी से आशय है ऊपर की मंजिल पर बना हुआ कमरा, और घर के सामने की तरफ वाली मियानी, मियानी से आशय है ऐसा कमरा जिसकी छत बांस और खपच्चियाँ इत्यादि से बनी हुई हो, यानी बहुत कमज़ोर से सामानों से मिलकर जो छत बनी जाती है, मियानी की तरफ जाता है। घर के सामने की तरफ से एक परंपरागत डच डिजाइन की सीधी और इतनी घुमावदार सीढ़ियां हैं कि एडियो में मोच आ जाए, और वहां पर डच डिजाइन की सीढ़ियां हैं। जो परंपरागत डच डिजाइन की सीढ़ियां होती है ये सीधी होती है और इतनी घुमावदार होती है कि एडियो में मोच भी आ सकती है। यह रास्ता गली की तरफ
खुलता है। सीढ़ियों के ऊपर बनी जगह से दाईं तरफ का दरवाजा घर के पिछवाड़े की तरफ हमारी गुप्त एनेक्सी की तरफ जाता है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस सपाट मटमैले दरवाजे के पीछे इतने कमरे भी हो सकते हैं। और यह जिस स्थान के बारे में बता रही है, यह वह गोपनीय स्थान है जहां पर ये सभी लोग अज्ञातवास में रहने वाले थे। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि इस सपाट मटमैले दरवाजे के पीछे इतने सारे कमरे भी हो सकते हैं। दरवाजे के आगे सीढ़ी का बस एक ही पायदान है। इसे पार करते ही आप भीतर होते हैं। जैसे ही आप सीढ़ी का पायदान पार करते हैं, आप इस घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। आपके सामने ही कई सीढ़ियां ऊपर की तरफ चली जाती है। बाईं तरफ एक तंग सा गलियारा है जो एक बड़े कमरे में जाकर खुलता है। यही कमरा फ्रैंक परिवार के लिए ड्राइंग रूम और बेडरूम का काम करता है। ड्राइंग रूम जहां पर बैठक का कमरा, जहां पर दिन भर परिवार के लोग आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं। रोजमर्रा के काम में थक करके आने के बाद बैठक के कक्ष में बैठकर आपस में बातचीत करते हैं। और बेडरूम, शयन कक्ष, यानी यह जो कमरा है यह फ्रैंक परिवार के लिए ड्राइंग रूम और बेडरूम का काम करता है। अगला दरवाजा एक छोटे कमरे का है। यह परिवार की 2 जवान लड़कियों के बेडरूम और स्टडी रूम के काम आता है। जो परिवार में लड़कियां हैं उन लड़कियों के बेडरूम के रूप में और स्टडी रूम के रूप में, यानी पढ़ाई घर के रूप में, पढ़ाई कक्ष के रूप में और उनके शयन कक्ष के रूप में ये कमरा काम आता है। सीढ़ियों की दाईं तरफ गुसलखाना है और बिना खिड़कियों वाला एक कमरा है जिसमें एक वॉश बेसिन लगा हुआ है। सीढ़ियों के दाईं तरफ एक गुसलखाना है, एक स्नानागार है और बिना खिड़कियों वाला एक कमरा है जिसमें वॉश बेसिन लगा हुआ है। हाथ इत्यादि धोने के लिए वॉश बेसिन लगा हुआ है। किनारे की तरफ वाले दरवाजे से पाखाने की तरफ और दूसरे दरवाजे से मेरे और मार्गोट के कमरे की तरफ जाया जा सकता है। इस प्रकार से एक कमरे से दूसरे कमरे की तरफ आया और जाया जा सकता है। यदि आप और सीढ़ियां चढ़कर बिल्कुल ऊपर तक चले जाएं तो आप नहर के किनारे बने इस पुराने मकान में ऊपर एक बहुत बड़ा खुला खुला और हवादार कमरा देखकर हैरान रह जाएंगे। ऊपर एक बहुत बड़ा बड़ा हवादार सा कमरा है जो देखने पर बहुत हैरानी उत्पन्न करता है। इसमें एक गैस का चूल्हा है और एक सिंक है। यहाँ पर एक गैस का चूल्हा उपलब्ध है और एक सिंक उपलब्ध है जिसमें बर्तन इत्यादि धोए जा सकते हैं। भगवान का शुक्र है कि यह मिस्टर कुलगर की प्रयोगशाला के काम आता था। यह मिस्टर और मिसेज वान दान का बेडरूम और रसोई घर होगा। इसे कॉमन कमरे, डाइनिंग रूम और हम सब के लिए स्टडी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। एक छोटा सा कमरा पीटर वान दान के लिए बेडरूम का काम करेगा और फिर जैसी इमारत के सामने की तरफ है वैसी ही अटारी और मियानी यहाँ भी है। तो ये रहा हमारा नया गरीब खाना। लो, मैंने तुम्हें पूरी इमारत की सैर करवा दी। और इस चिट्ठी में एन फ्रैंक ने पूरी इमारत की सैर करवाते हुए इस इमारत में सभी कमरों के बारे में जानकारी दे दी। सभी कमरों में किस किस प्रकार की सामग्री रखी हुई है, कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं, आने जाने के रास्ते किस प्रकार से हैं, दरवाजों का किस प्रकार से आना जाना है, इन सभी बातों की जानकारी एन फ्रैंक ने अपनी इस डायरी के माध्यम से दे दी। कॉमन कमरे, डाइनिंग रूम और सबके लिए स्टडी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकने वाला कमरा, छोटा सा कमरा पीटर वान दान के लिए बेडरूम का काम करेगा और फिर जैसी इमारत के सामने की तरफ है वैसी ही अटारी और मियानी यहाँ भी है। तो इस प्रकार से ये सब कुछ मिलाकर ये हमारा नया गरीब खाना तैयार हो जाता है। गरीब खाना से आशय है साधारण आवास करने का भवन, साधारण आवास भवन तैयार हो जाता है। लो, मैंने तुम्हें पूरी इमारत की सैर करवा दी, तुम्हारी एन। आइए अब हम अगली इसकी चिट्ठी को पढ़ते हैं, अगले पत्र को पढ़ते हैं। शुक्रवार 10 जुलाई 1942।
मेरी प्यारी किट्टी। यहाँ पर एन फ्रैंक अपनी प्यारी किट्टी को संबोधित करते हुए लिख रही है, मैंने घर के लंबे चौड़े बखान के साथ हो सकता है तुम्हें बोर कर दिया हो, क्योंकि एन फ्रैंक ने घर के बारे में खूब विस्तार पूर्वक बताया है। लंबे चौड़े बखान के साथ में इस पूरे घर के बारे में जानकारी दी है। यह अपनी किट्टी को संबोधित करते हुए कहती है कि हो सकता है कि मैंने घर के लंबे चौड़े बखान से तुम्हें बोर कर दिया हो, लेकिन मैं अभी भी यही सोचती हूँ कि तुम जानो हम कहाँ आ पहुँचे हैं, मैं यहाँ कैसे आ पहुँची हूँ, इसके बारे में तुम्हें मेरे आगे के पत्रों से पता चलेगा। हम किस स्थान पर आ गए हैं इसके बारे में आगे के पत्रों में तुम्हें जानकारी प्राप्त होगी। लेकिन पहले मैं अपना किस्सा जारी रखूंगी, मैंने अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की है। एन फ्रैंक कहती है कि मैंने तुम्हें अपने मकान के बारे में जानकारी दी है, अब मैं आगे की जानकारी तुम्हें दे रही हूं। 263 प्रिंसेन ग्रास्ट में हमारे पहुंचने पर मिएप तुरंत हमें लंबे गलियारे से सीढ़ियों से ऊपर दूसरी मंजिल पर और फिर एनेक्सी में ले आई। जैसे ही हम लोग 263 प्रिंसेन ग्रास्ट में पहुंचे, वहां पर मिएप तुरंत हमें लंबे गलियारे से सीढ़ियों से ऊपर दूसरी मंजिल पर और फिर हमारी एनेक्सी में ले आई। उसने हमें अकेला छोड़ा और हमारे पीछे दरवाजा बंद कर दिया। मार्गोट अपनी साइकिल पर पहले ही आ चुकी थी और हमारी राह देख रही थी। मार्गोट जैसा कि साइकिल पर पहले ही आ गई थी, हमारी प्रतीक्षा कर रही थी। हमारी बैठक और दूसरे कमरे सामान से ठुसे पड़े थे। बैठक में बहुत सारा सामान, बहुत सारे थैले इत्यादि बिखरे हुए पड़े थे। कहीं तिल धरने की जगह नहीं थी, सब चीज़ें बहुत अधिक मात्रा में थी। इतनी ज़्यादा व्यस्तता थी कि कहीं पर तिल धरने की जगह भी नहीं थी। पिछले महीनों में जो कार्डबोर्ड के बक्से ऑफिस में भेजे गए थे, चारों तरफ फर्श पर, बिस्तरों पर फैले पड़े थे। वे सभी कार्डबोर्ड के बक्से जो ऑफिस में भेजे गए थे, वे चारों तरफ यानी फर्श पर, बिस्तरों पर फैले पड़े थे। छोटा कमरा फर्श से छत तक कपड़ों से अटा पड़ा था। वह छोटा सा कमरा ऐसे लग रहा था मानो फर्श से लेकर ऊपर छत तक वह कपड़ों से ही अटा पड़ा हो। उस रात अगर हम ढंग से सोने के बारे में सोचते तो ये सारा सामान तरतीब से लगाने की ज़रूरत थी। यदि हम सामान को ठीक से तरतीब से लगा पाते, तरतीब से आशा है व्यवस्थित क्रम से लगा पाते, तब ही हम सोने के बारे में सोच सकते थे। सोना तभी हो पाता जब वहाँ पर बिखरे हुए सारे सामान को हम व्यवस्थित कर देते। तरतीब से लगाने की ज़रूरत थी। हमें सफाई का काम तुरंत शुरू कर देना था। माँ और मार्गोट की तो हाथ हिलाने की भी हिम्मत नहीं थी। दोनों बहुत अधिक थकी हुई थी, उनकी तो हाथ हिलाने की भी हिम्मत नहीं थी। वे बिना चादरों वाली गद्दियों पर ही पसर गई। थकी, बेहाल और पस्त, पूरी तरह से थकी हुई थी, बेहाल थी और पस्त थी, और वे बिना चादरों वाली गद्दियों पर ही पसर गई। लेकिन पापा और मैंने सफाई का मोर्चा संभाला और तुरंत जुट गए। लेकिन एन फ्रैंक कहती है कि मैंने और पापा ने सफाई करने का मोर्चा संभाला, हम लोग सफाई के काम में लग गए। हम सारा दिन पैकिंग खोलते रहे। थैलों में जो सामान भरकर लाया गया था, हम उन थैलों में से पैकिंग खोलते रहे, अलमारियां भरते रहे, कीलें ठोकते रहे और तमाम सामान ठिकाने से लगाते रहे। उन थैलों को खोल खोल कर अलमारियों में सामान को व्यवस्थित क्रम से जमाते रहे, कीलें ठोक ठोक करके सामान को व्यवस्थित करते रहे। आखिर थक कर चूर हो गए और साफ बिस्तरों पर डह गए। और जब हम थक कर चूर हो गए, फिर हम बिस्तरों पर जाकर लेट गए। हमने पूरे दिन में एक बार भी गर्म खाना नहीं खाया था, गर्म खाना खाने का अवसर ही नहीं मिला था। इस प्रकार से इन्होंने पूरे दिन भर गर्म खाना नहीं खाया था। लेकिन परवाह किसे थी? माँ और मार्गोट की थकान के मारे बुरी हालत थी और पापा और मुझे फुर्सत नहीं थी, क्योंकि माँ और मार्गोट तो बुरी तरह से थकी हुई थी और पापा को और एन फ्रैंक को
फुर्सत नहीं थी। इस प्रकार किसी ने भी गर्म भोजन नहीं किया। मंगलवार की सुबह हमने पिछली रात के छोड़े हुए काम को पूरा करना शुरू किया। बेप और मिएप हमारे राशन कूपनों से शॉपिंग करने चली गई। बेप और मिएप ये दोनों ही हमारे जो राशन कूपन हमें मिले थे उनसे शॉपिंग करने के लिए यानी खरीदारी करने के लिए चली गई। पापा ने ब्लैक आउट वाले पर्दे लगाए। मैंने रसोई का फर्श रगड़ रगड़ कर साफ किया। रसोई के फर्श को बहुत ही अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर साफ किया। सवेरे से रात तक हम लगातार काम में जुटे रहे और इस प्रकार हम बहुत देर तक काम में जुटे रहे। बुधवार तक तो मुझे यह सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली कि मेरी जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आ चुका है। जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है, जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है। यह बात सोचने की तो मुझे फुर्सत ही नहीं मिली, इस बात का तो मुझे अवकाश ही नहीं मिला, आराम से समय ही नहीं मिला कि मैं यह सोच सकूं कि मेरे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ गया है। अब गुप्त एनेक्सी में आने के बाद पहली बार मुझे थोड़ी फुर्सत मिली कि तुम्हें बताऊं कि मेरी जिंदगी में क्या हो चुका है और क्या होने जा रहा है। तुम्हारी एन। और इस प्रकार एन ने अपने इस पत्र की अंतिम पंक्तियों में बताया कि उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है, बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है। और उसके बाद जब से वे इस गुप्त एनेक्सी में आ गए हैं, यहाँ पर निवास करने लगे हैं, पहली बार उसे थोड़ी सी फुर्सत मिली, थोड़ा सा उसे राहत और आराम मिला कि तुम्हें बताऊं कि मेरी जिंदगी में क्या हो चुका है। और वह अपने मन के बातों को, अपने जीवन के साथ घटित होने वाले घटनाक्रम को लिख करके इन पत्रों के माध्यम से अभिव्यक्त कर रही है। मैं तुम्हें बताऊं कि मेरी जिंदगी में क्या हो चुका है और क्या होने जा रहा है। तुम्हारी एन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने वितान भाग 2 के अध्याय 4 में वर्णित एन फ्रैंक द्वारा रचित डायरी के पन्ने के भाग का प्रथम अंश पढ़ लिया है। इसका आगामी अंश लेकर हम शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।